देखिए, अब तक हम लोगों ने डायपोल में क्या क्या पढ़ा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये एक इक्वल और अपोजिट चार्ज का स्मॉल डिस्टेंस पे रखा गया एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसका अपना एक खुद का स्ट्रेंथ होता है जिसे डायपोल स्ट्रेंथ कहते हैं। निकाला कैसे जाता है डायपोल स्ट्रेंथ? डायपोल स्ट्रेंथ को P से डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होती है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल लेंथ का प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसीलिए इसका डायरेक्शन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, किधर से किधर एक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। अब हम लोगों ने इनकी वजह से अलग अलग पोजीशन पे फील्ड देखा था। डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये तो पॉइंट सिंगल चार्ज नहीं है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो दो चार्ज का एक पेयर है, इसलिए अलग अलग जगहों पे ये फील्ड अलग अलग तरह से लगाएगा। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक डायपोल सिस्टम है -Q और +Q का, तो +Q से किसी पॉइंट P पे जो कि डायपोल सेंटर से x डिस्टेंस पे होता था, इसकी वजह से हम लोग इसको कहते थे एक्सियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट पे डायपोल होता था, जनरल फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, 2pkx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये x क्या होता था? x डायपोल सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस, l क्या होता था? डायपोल लेंथ का हाफ। अगर डायपोल आइडियल हो हमारा तो ये वाला जो l होता है उसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने से l पे पावर ये वाला टर्म खत्म हो गया, x पे पावर 4, एक x से एक x एलिमिनेट और नीचे हो गया आपका x पे पावर क्यूब। क्लियर है आइडियल डायपोल के लिए। उसी तरह से हम लोगों ने इक्वेटोरियल वाली बात करी थी। इक्वेटोरियल पे क्या होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले प्लेन पे किसी भी पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। उस पे कितना होता था डायपोल की वजह से फील्ड, डायपोल की वजह से फील्ड होती थी pk बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, या pk बाय एक्स क्यूब होता था, pk बाय एक्स क्यूब होता था, लेकिन pk बाय एक्स क्यूब में x क्या होता, सॉरी r क्यूब होता था, ये वाला r हाइपोटेनियस। और इसे हम लोग, क्योंकि हमें डायपोल सेंटर से वो डिस्टेंस पता है ना, चार्ज से तो वो डिस्टेंस नहीं पता है, डायपोल सेंटर से डिस्टेंस पता है, इसलिए इसे हम लोग रिजॉल्व करते थे r को इस फॉर्म में, ऐसा आता था। और अगर आइडियल डायपोल होगा तो ये l फिर से इग्नोर कर दिया जाएगा और ये x के फॉर्म में आपका आ जाएगा pk बाय एक्स क्यूब। ये दो रिजल्ट तो आपको बेसिकली याद रखने ही रखने हैं। कभी कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये बोर्ड में नहीं आता है डेरिवेशन, लेकिन अब मान लो बोर्ड का, क्योंकि अभी जो CBSE बोर्ड के लेवल हो रहे हैं, बिहार बोर्ड का तो नॉर्मल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CBSE का जो लेवल हो रहा है वो हमें लगता है कि किसी दिन मेंस का पेपर या JEE का पेपर होगा, नीट का पेपर होगा और CBSE का पेपर होगा इक्विवेलेंट। अगर आप लेवल को देखो तो CBSE मतलब अच्छे सवाल आ रहे हैं, बोर्ड में अच्छे सवाल आ रहे हैं। अगर आप इस साल पिछले साल के बच्चों को पूछे कि बाबू आपको आसान नीट का पेपर लगा कि CBSE का, बोलेगा नीट ही ठीक था। पेपर अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, क्योंकि CBSE में थ्योरी भी रहती है, CBSE में क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए कभी एक आध सवाल ऐसा पूछ दे, नहीं तो इसीलिए हम लोगों को 2 कदम आगे सोच के, 10 कदम आगे नहीं सोचना है, 2 कदम आगे तो सोच ही सकते, 2 कदम आगे सोच के काम करने हैं, समय है इसीलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो रैंडम पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे जो कि डायपोल लेंथ से, डायपोल सेंटर से x डिस्टेंस और थीटा एंगल हो, तो वहां पे होता था kp बाय एक्स क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? और एक तरह से ये जनरल रिजल्ट हो जाता था। यहाँ पे आप एक्सियल के बारे में भी सोच सकते हैं, इक्वेटोरियल के बारे में भी सोच सकते हैं। ये थी अब तक की कहानी। अब एक सवाल से शुरू करते हैं क्लास को, फिर एक लास्ट डेरिवेशन टर्क ड्यू टू डायपोल है, इंपॉर्टेंट है। अगर डायपोल से सवाल आया, इलेक्ट्रिक डायपोल से क्वेश्चन आना ही रहता है। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक डायपोल में आप हमको एक के 2 चीज बताइए, हम मात्र पढ़ने वाले, इसके अलावा एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप टर्क ड्यू टू डायपोल पढ़ के जाइए, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है। डायपोल के अंदर भी, डायपोल तो ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर भी टर्क ड्यू टू डायपोल खास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे जी। अब इस सवाल को कर लें। सवाल फॉर्मूला बेस है, सीधा कह रखा है कि हमारे पास एक ±10 μc है,
प्लस माइनस 10 म्यू सी, मतलब ये एक डायपोल है जिसमें प्लस 10 कूलम और माइनस 10 कूलम वाला मैटर है, और इसे रखा गया है दोनों को 5 mm अपार्ट पे। एक हमारे पास है प्लस 10 माइनस 10 म्यू सी का माइक्रोकूलम का एक चार्ज, और एक दूसरा चार्ज हमारे पास है माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम का, और दोनों को कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है 5 mm की। मतलब ये आपका जो 5 mm है ये डायपोल लेंथ हुआ 2L। अब हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता एक पॉइंट P जो पॉजिटिव चार्ज से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। हमें पॉजिटिव चार्ज से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट P है, बताइए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नहीं लग रहा है ये एक्सियल पॉइंट है, तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितना होता है फॉर्मूला एक्सियल वाला, बिल्कुल 2p की p के बाय एक्स क्यू। गलत होगा, क्यों सर ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि आइडियल डायपोल नहीं है। अब ये आइडियल डायपोल होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड वो ही करे एग्जामिनर, क्वेश्चन नहीं आपको करना है। कैसे आइडियल डायपोल का कंडीशन समझाए थे हम आपको। आइडियल डायपोल होता है जब L कैन बी इग्नोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x 15 सेंटीमीटर है और ये 5 mm है बाबू, क्या लगता है कि इग्नोर किया जा सकता है? अगर यही 15 मीटर होता तो इग्नोर कर सकते थे, नहीं 15 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में 5 mm ना, क्योंकि 10 mm मिलके 1 cm बना लेता है, तो 15 सेंटीमीटर कैसे इग्नोर करिएगा बाबू, नहीं करने लायक है। इसका मतलब ये आइडियल डायपोल नहीं है, जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई बात समझ में? तो अब इक्वेटोरियल एक्सियल पे जनरल फॉर्मूला होता है 2pk x बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सारे डिस्टेंस को आप चाहो तो सबको SI में रख सकते हो, मैक्रो मैक्रो मिली, ये मिली है ये सेंटी है, सबको आप यूनिट कन्वर्ट कर लीजिए। चार्ज 2p क्या है q इंटू 2L, q कितना है 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, माइक्रोकूलम बताए थे। 2p pq देखो p इक्वल टू 2L q है ना, तो p को सॉल्व कर ले, या आप 2L लिख लेते हैं, यही p के बदले लिख रहे हैं, 2 को तो 2 छापा हमने, अब p के बदले q लिख रहे हैं, तो q 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अब 2L है ना, तो 2L कितना 2 इंटू 5 10 mm, 10 mm को 1 cm लिख दें, या 1 cm को 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर लिख दें। नहीं समझे बात को? आपके पास जो डायपोल लेंथ है उसका वैल्यू है 5 mm सीधा, सॉरी 5 mm है, ये 2L का लेंथ कितना है 5 mm, 5 mm को आपको मीटर में बदलना है, तो 5 mm को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 सेंटीमीटर इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर डायपोल लेंथ। अब 2q ये जो 2L है इसका वैल्यू 5 है, L का वैल्यू 5 नहीं है, सॉरी L का वैल्यू 5 नहीं है, 2L का वैल्यू है, डायपोल लेंथ ना, डायपोल मोमेंट लिखाया गया, बचा x। x क्या है? x होता है 4 से डिस्टेंस ना, ये छोटी छोटी गलतियां हैं इसलिए सवाल, हाँ डायपोल सेंटर से डिस्टेंस, तो कितना होगा 20 नहीं 15 सेंटीमीटर है, और ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो 15.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और ये क्या है 0.5 सेंटीमीटर है, mm है ना 5, ओ LL, हाँ L है ना, सॉरी, तो 0.25 है, तो 0.25 हो जाएगा 0.25, और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के हो जाएगा आपका ये 15 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर, तो 15.25 सेंटीमीटर या 15.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। कहानी खत्म। उसी प्रकार से फिर से आपको क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, 15.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस L कितना है 0.25 सेंटीमीटर, तो 0.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बस 2-3 चीजें आपको समझाना चाह रहे थे कि लेंथ कैसे लेंगे,
यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाकी कैलकुलेशन आपको आता है। ये आगे आपका डायपोल की वजह से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, एसआई में आ जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ज्यादा पॉपुलर न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट क्या पूछा है? अगला पॉइंट पूछा है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि Q है, जो कहां से, डायपोल से कहां पे है, एकदम परपेंडिकुलर पे है। क्या ये आपको इक्वेटोरियल का ज्ञान दे रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल, डायपोल वाला सॉरी आइडियल डायपोल का तो रिजल्ट आप लगाएंगे नहीं, आप कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? ये बेसिक, ये वाला पीके वाला। फिर P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 P और 5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये P का वैल्यू आया। अच्छा K भी है ना इन्वॉल्व यहाँ पे बाबू, ध्यान में रखिएगा, K भी है। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चलो P के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P के बाय L का स्क्वायर, L होता है 0.25 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस x का वैल्यू कितना है? देखो यहां से कितने डिस्टेंस पे, जरा देखो तो 15 सेंटीमीटर फिर से बोला है, तो 15 इंटू, एक बार ध्यान देना, अब की बार जो x था, ये x था 15 सेंटीमीटर प्लस 5 mm, लेकिन इक्वेटोरियल के केस में जो x होगा वो 15 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये आपको यहां से डिस्टेंस बोला है 15 सेंटीमीटर ना, समझ पाए? गुड। तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर और पावर कितना है? 3/2। आगे आपको कैलकुलेशन आता है। ये 2-3 बेसिक चीजें थी जो आपको कैलकुलेशन करने वक्त ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस कहां से लेना है, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करके रखना है, सारे लोगों को एसआई में रखना है, कुछ चीजें मिसिंग नहीं करनी है, ठीक है जी। रैंडम पॉइंट दिया जाएगा तो आपको एंगल दे दिया जाएगा कि इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, और आपको ये आर दे दिया जाएगा, पोजीशन दे दिया जाएगा, नहीं तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री दे दी जाएगी। हाँ सर, ये वाला आइडियल, ये आइडियल का इक्वेशन थोड़े है, ये तो हमेशा ऑलवेज है ट्रू। ये रैंडम कैसे निकलता है? क्योंकि ये जो डिफाइन है ना, ये थीटा और एक्स के लिए डिफाइन है, नहीं समझे बात को? आपको ये थीटा एक्स दिया इसीलिए ये आ गया डायरेक्ट आइडियल। आई बात समझ में? देखो ये क्यों आया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस लिया गया है वो सेंटर से, और इसका पोजीशन थीटा और एक्स डिफाइन कर रहा है, एल का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं उसमें है, इसलिए एल इन्वॉल्व, फॉर्मूले में भी देखो एल इन्वॉल्व है। आप ज्योमेट्री लगा के एल को इन्वॉल्व कर सकते हैं साइन रूल या कोसाइन रूल से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इस पे ज्यादा, क्योंकि इस पे और भी बहुत सारी बातें होती है, अलग अलग केसेस बनते हैं इसके भी, जिन पे बातें नहीं करनी हमको, फिलहाल इतना ही समझना था इसको। कैलकुलेशन कैसे करना है समझ गए सर? आगे बढ़े? क्लियर? चलिए अब लास्ट टॉपिक है आज का, कि जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें पहले आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखने का मकसद क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि अगर मान लो ये एक रड है कोई भी, और ये पॉइंट फिक्स है, हम लोग ये बात तर्क में कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, ये पाइवोटेड पॉइंट जिसको फिक्स कहते हैं, ध्यान सुनना। अगर आप पाइवोटेड, अगर इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे, क्या ये रड घूमेगा? क्या ये रड घूमेगा? अगर ये फिक्स पॉइंट है, ये रड है, अगर फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाओगे, क्या ये रड घूमेगा? नहीं घूमेगा। कारण क्या है कि आप जितना एक्शन करोगे, ये जो पाइवोटेड पॉइंट है फिक्स, वो उतना ही रिएक्शन करेगा, फोर्स बैलेंस नहीं घूमेगा। अगर हल्का सा भी फोर्स टेढ़ा हो जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पे फोर्स इस तरह से लगाएंगे तो ये तो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा पाइवोटेड पॉइंट पे, और इस सिचुएशन को कहा जाता है टर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट ये बॉडी अगर रोटेट करेगी, इसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम लोग टर्क से डिनोट करते हैं, और ये होता है R क्रॉस F, या आप ये समझ लीजिए आर्म लेंथ, मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है
और पाइवेटेड पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने क्या कहा, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट से पाइवेटेड पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये r नहीं रहेगा, अब ये कुछ और हो जाएगा, यानी कि इसका अगर टोटल लेंथ l है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि पाइवेटेड पॉइंट और अप्लाइड जहां पे फोर्स हुआ है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, इसलिए इसको आर्म लेंथ कहते हैं। और फोर्स जितना अप्लाई हुआ है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आता है जिसको हम लोग टर्क कहते हैं। ये कब होता है, जब एक पॉइंट फिक्स हो और एक दूसरा पॉइंट रोटेट कर रहा हो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तब ये टर्क बनता है। क्लियर। दूसरी बात कि अगर ये पॉइंट फिक्स है, इधर एक ऑब्जेक्ट और इधर एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसे इधर खींच रहे हैं, ध्यान देना, F फोर्स से, और उतने ही फोर्स से कोई अगर इधर खींच रहा होगा, बताओ क्या इसमें रोटेशन होगी, क्या ये रोटेट करेगा, पक्का नहीं करेगा। कारण क्या है पता है, कारण यह है कि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये एक काउज है, इसको कहते हैं, समझ पा रहे हैं, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम आया, इसीलिए कपल नहीं बना। आपने कपल पढ़ा होगा बचपन में, नहीं, कपल क्या होता है, इक्वल एंड इक्वल फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहां पे कपल बना, एक्शन रिएक्शन वैसे बनता है, यहां पे एक्टिंग डिफरेंट डायरेक्शन ठीक है, लेकिन ये टर्क नहीं बनाया, और कपल हमेशा टर्क नहीं बनाती है, कपल के लिए और भी कंडीशन है, वो बैलेंस भी हो जाता है, ये बैलेंस कपल हो गया। क्लियर है, कपल बना लेकिन बैलेंस कपल हो गया, टर्क नहीं बना, अनबैलेंस कपल टर्क बनाएगा। अब वो देखो क्या होता है, अगर हम आपको बस यही, आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर एक चीज को दोनों तरफ खींचोगे वो ना घूमेगा ना जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ये भी बात है। अगर ये फोर्स बराबर होगा तो ना ये राइट की तरफ जाएगी ना ये लेफ्ट की तरफ जाएगी, और रोटेट भी नहीं करेगी। इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। याद है, जब ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं हो, रोटेशनल मोशन भी नहीं हो, बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जरूरी कौन, F, ट्रांसलेशनल 0 नेट, रोटेशनल के लिए जरूरी कौन, टर्क, नेट 0। क्लियर, गुड। अब अगर इसी सिस्टम को, यही सिस्टम हो हमारा, अब रड को हमने ये कर दिया, इस पॉइंट के अबाउट पाइवेट कर दिया, और इसको हम इधर खींच रहे हैं F फोर्स के साथ, और इसके दूसरे एंड को हम इधर खींच रहे हैं F फोर्स के साथ। बताइए अब ये रोटेट करेगा, सोचो सोचो, करेगा, यस बिल्कुल करेगा। कारण क्या है, देखो ये तो वही बात हो गई ना, ये एक रड है, कोई इसे खींच रहा है इधर, कोई इधर खींच रहा है, ये रोटेट ऐसे करेगा ना, आगे रोटेशन। कारण क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, कपल बना, और ये अनबैलेंस कपल टर्क बनाएगा। क्लियर। अब यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, जब इस डायपोल को, इस पेयर को, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पेयर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ऐसा ही कुछ उसके साथ होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखो, आपको यह पता है, हमने बात कर रखा है पहले भी, कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, फोर्स लगता है QE, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगता है। आई बात समझो, इसकी वजह से इसमें मोशन भी होता है। तो हमने क्या किया, एक डायपोल बनाया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी फिलहाल यूनिफॉर्म लगते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला टाइम बचा तो बात करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक पेयर है, हम लोग कुछ इमेज, क्योंकि देखो ये चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ बंधे होंगे, बॉन्डेड चार्ज होगा, डायपोल का चार्ज बॉन्डेड चार्ज होता है, नहीं तो ये हम मान लेते हैं कि एक मासलेस रड है जिसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके अदर एंड पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा भाई चलो मेरे साथ, मतलब फोर्स लगाएगा कितना, QE, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलोंग द फील्ड लगती है। फील्ड बोलेगा पॉजिटिव चार्ज को चलो मेरे साथ इस फोर्स के, और नेगेटिव चार्ज को बोलेगा पीछे जाओ इस फोर्स से, F बराबर QE से।
सिचुएशन वही लगा। क्या लगता है ये डायपोल क्या करेगा? रोटेट। अच्छा ये बताओ, क्या ये आगे जाएगा, क्या ये पीछे जाएगा? नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स QE और माइनस QE कितना? हॉरिजॉन्टल मोशन होगा नहीं, ये टर्क आगे नहीं जाएगा। और यही चीज हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, टर्क आगे भी जाता है, मोशन करता है, जा भी सकता है अगर फोर्स बैलेंस नहीं हो तो। ये सवाल बोर्ड में आता है, जबकि सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सिलेबस में कुछ खास बातें नहीं की गई है, फिर भी पूछा गया, बात करेंगे। अब बताइए आगे जाएगा पीछे जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया बैलेंस, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए नेट फोर्स का जीरो होना नेसेसरी है, और यहां पे हो रहा है। जितना फॉरवर्ड फोर्स उसी उतना ही बैकवर्ड फोर्स। अब बोलोगे सर लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग है। अरे भाई वही लाइन ऑफ फोर्स तो टर्क बनाती है, इसे रोटेट करवाती है। अब क्या होगा? रोटेशन। अब ये क्या करेगा? ये जो डायपोल सेंटर है इसे एज अ पाइवटेड पॉइंट अगर माने तो इसके अबाउट ये क्या करेगा? रोटेशन। अब ये किधर रोटेट करेगा? वो हमें टर्क का ज्ञान होना चाहिए, टर्क का रोटेशन का सेंस होना चाहिए। टर्क अभी बताए थे आपको कि टर्क जो होगा इस रोटेशन को टर्क कहते हैं। टर्क जो होता है वो R क्रॉस F होता है। अब R क्रॉस F आपको करने आना चाहिए। R क्रॉस F कैसे करते हैं? R के डायरेक्शन में थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, R के डायरेक्शन में रखो और R से F की तरफ इसको कर्ल करो। थंब जिधर पॉइंट करेगा वो होगा रोटेशन का डायरेक्शन, या आपका कर्ल जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो होगा। क्लियर है? अब यहां पे क्या होगा कि R क्या होता है? हम क्या बोले थे? R होता है फोर्स जहां लगता है उससे पाइवटेड पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप बताइए ये L है, ये L है, क्या इस फोर्स और इस पाइवटेड पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है? नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लाइन ऑफ फोर्स हुआ ना बाबू, पाइवटेड पॉइंट ये ना है, ये ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। आई बात समझ में? अब बोलो ये क्या? हमें गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो डायरेक्शन, ये डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इससे डायपोल मोमेंट थीटा एंगल पे है। तो बताइए ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? L sin थीटा, क्योंकि आपको पता है ये कंपोनेंट L cos थीटा और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे और ये बनेगा L sin थीटा। मतलब लाइन ऑफ फोर्स से पाइवटेड पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? L sin थीटा। कोई दिक्कत? सिमिलरली दो फोर्स लग रहे हैं, कपल है ऑफ फोर्स है, ये कपल ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को टर्क देगा और ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो होने की वजह से। क्लियर है? अब ये भी टर्क बनाएगा, ये टर्क बनाएगा कितना? पहले इसका लेंथ देख लेते हैं। ये लेंथ कितना है? L, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, और ये होगा लाइन ऑफ फोर्स और पाइवटेड पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी थीटा है। ये L cos थीटा, तो ये क्या होगा? L sin थीटा। ये आपको पता है ना? आपको पता है ना? फिर से बता रहे, देखो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो, समझ पा रहे हैं बात को? या देखो ये ट्रायंगल है ना, ये वाला ऐसे ऐसे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। मतलब ये हो गया आपका थीटा नियम के हिसाब से, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो बताइए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, P बाय H। आपको P चाहिए तो P इक्वल टू क्या होगा? P इक्वल टू H साइन थीटा, और H का वैल्यू यहाँ पे L है, देखो आया, ये वैल्यू था परपेंडिकुलर, H साइन थीटा, L साइन थीटा। समझ पाए? सीधे सिंपल ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है। क्लियर है? ये L साइन थीटा वाला पार्ट क्लियर है? क्लियर? पक्का? वेरी गुड। तो हमें अब फोर्स पता चल गया, आर्म लेंथ पता चल गया, अब उनको एडअप करना है। अब टर्क लगेगा किधर? तो यहां पे टर्क का सेंस जरा देखो, ये पाइवटेड पॉइंट को देखो, टर्क होता है R क्रॉस F। R का डायरेक्शन ये होगा, R क्रॉस F किधर है? इधर। R से F की तरफ जाओ, सेंस ऑफ रोटेशन दिख रहा है? क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। टर्क वैसे इनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। इधर चले, R का डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। टर्क जिसने पढ़ा है उसको हम पूरा डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं, रेडियली आउटवर्ड। ये क्या है? R
आर है राइट हैंड, आर एफ की तरह इधर आर क्रॉस एफ, क्या ये भी क्लॉकवाइज है? वाह, यानी कि टोटल टर्क एडअप हो जाएगा। इसकी वजह से बने टर्क प्लस इसकी वजह से बने टर्क रोटेट कर, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम है। अगर अपोजिट होता तो इक्वल होता, कैंसिल, इधर रोटेट करता ही नहीं, टर्क लगता ही नहीं, रोटेट नहीं कर रहा, अभी कर रहा है, कारण यही है। क्लियर है? तो जब हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगता है टर्क, कपल ऑफ फोर्स बनता है, टर्क लगता है। और आपने क्या देखा कि जो दो टर्क एक्ट कर रहे थे उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम है, इसलिए वो एडअप हो गया। क्लियर? एक्सप्लेन हो गया पूरा। डेरिवेशन शुरू करें। आइए, तो वही हमने सिचुएशन करा है, ये पूरी कहानी आपको समझा दी टर्क से लेके डिस्टेंस तक। तो अब आप हमें ये बताइए, देखो जरा, फोर्स की हुई, आर्म लेंथ कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। ये टर्क बनाएगा टाउ 1, कितना होगा, फोर्स इंटू आर्म लेंथ। तो क्यू, क्योंकि आपके पास ना दो टर्क बनेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये टाउ 1 ये टाउ 2, या देखो टर्क दो लगेगा, एक होगा टाउ 1 नेट टर्क प्लस एक टाउ 2। क्लियर? अब देखो टाउ 1 का वैल्यू फोर्स इंटू आर्म लेंथ एल साइन थीटा, सेंस क्लॉकवाइज, सेम सेंस है इसीलिए एडअप हो जाएगा। वैसे टर्क का साइन क्लॉकवाइज आप नेगेटिव लो तो एंटी क्लॉकवाइज टर्क पॉजिटिव, या एंटी क्लॉकवाइज टर्क अगर पॉजिटिव लो तो क्लॉकवाइज टर्क नेगेटिव होता है। अगर क्लॉकवाइज टर्क नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। मतलब सेंस इसमें ये रूल फिक्स नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप पे डिपेंड करती है कि आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानोगे तो अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्क बना तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम लोगों ने क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव माना है, नेगेटिव मानने से भी कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव ये टर्क ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर भी एडअप हो रहा है। क्लियर है? गुड। तो 2l sin थीटा प्लस कर दे क्योंकि सेंस सेम है, इसीलिए अगला Q, ये भी फोर्स QE और लेंथ L sin थीटा। अगर एडअप करोगे तो क्या होगा, 2QE L sin थीटा, तो एडअप होके 2QE L sin थीटा। कोई डाउट? दिख रहा है यहाँ पे Q है 2L है, P आ है, Q है 2L है, P आया, मिटा इसे, बस हो गया। तो नेट टर्क, ये टर्क का साइन है टाउ, नेट टर्क हो गया कितना, 2QE साइन थीटा, 2QEL, अच्छा 2QEL साइन थीटा। कोई डाउट नहीं? अब देखो जरा, 2 को Q 2LE साइन थीटा लिखने में कोई आपत्ति? इसको P लिखें? यस, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, कोई दिक्कत? आपका टर्क आ गया नेट कितना, PE साइन थीटा। अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, अब लिखना बाकी है क्या इधर वाला, इस पे बात करना बाकी है। देखो एक बात और करेंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जैसे दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर A हो एक वेक्टर B हो, अगर इनके बीच का एंगल थीटा हो, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B, A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा होता है, PE साइन थीटा, P क्रॉस E कहें, E क्रॉस P में क्या दिक्कत है, E क्रॉस P में क्या दिक्कत है? देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आप इसे P क्रॉस E कहो, या तो आप इसे, क्योंकि दोनों केस में P साइन थीटा ही होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा, तो P इंटू E साइन थीटा या E इंटू P साइन थीटा, रिजल्ट में कोई चेंज होगा क्या? लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही सही है, कौन सा और क्यों अगली क्लास में बात करेंगे। या तुम लोग सोचो, या तुम लोग बताओ सोच के कौन सा सही होना चाहिए, तब तो छापो P क्रॉस E। क्यों बाबू?
यस, क्योंकि हमें जो नेट टर्क मिला है वो किस डायरेक्शन में मिला है? क्लॉकवाइज। अब इन दोनों में से कौन सा डायरेक्शन क्लॉकवाइज देगा? P क्रॉस E कि E क्रॉस P? आओ जरा देखते हैं। P किधर होता है? प्लस से माइनस की तरफ। तो P और E क्या है? ये देखो, ये है हमारा P, है ना, और ये है हमारा E, ठीक है। ये P और ये E, तो अगर हम P क्रॉस E करें तो क्लॉकवाइज सेंस आ रहा है, और E क्रॉस P करें तो एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा सही हुआ? प्लीज, ये सेंस देगा आपको क्लॉकवाइज और ये सेंस दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सेंस अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसीलिए यहां पे P क्रॉस E इज ट्रू। P साइन थीटा कौन सा होगा? P क्रॉस E। समझ पाए? P क्रॉस E, प्लीज याद रखेंगे, P क्रॉस E। अब छाप लो। आगे और भी बहुत सारी बातें रह गई इसमें बताने को, वैसे टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन इसी तरह से छोटी छोटी बातें, जैसे अभी हम यहां पे सीधा बोल सकते थे P क्रॉस E, सीधा बोल सकते थे, लेकिन अगर आपको जिंदगी में कोई ये बोलता कि भाई E क्रॉस P में क्या दिक्कत है, हमको गाली देते। अगर आपके पास ज्ञान होता तो आप बता देते, नहीं तो बाद में बोलता मास्टरवा धोखा किया, गाली दे देंगे। हमने वो काम करेंगे जहां पे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो हम एक्सप्लेन करेंगे, भले ही 2 क्लास ज्यादा क्यों ना लगे। सही है कि नहीं? ठीक है, 1 क्लास और डायपोल पे हम लोग बात करेंगे। छाप लीजिए यहां तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।